हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में जोरदार तेजी। निफ्टी 18,150 के करीब। दिग्गज बैंक के शानदार नतीजों से बैंक निफ्टी आज कर रहा है आउट परफॉर्म। ऑटो, आईटी और एनबीएफसीज में भी रौनक। तीसरी तिमाही में अच्छे नतीजों से रिलायंस में खरीदारी। शेयर करीब 1% ऊपर। कंपनी का मुनाफा बढ़कर हुआ 17,806 करोड़। एबिटा में भी हुआ सुधार। बाजार को पसंद आए आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक के तीसरी तिमाही के नतीजे। दोनों 1% से ज्यादा चढ़े। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा आईसीआईसीआई बैंक का मार्जिन। कमजोर नतीजों के बाद अल्ट्राटेक में दबाव। शेयर करीब 2% फिसला। कंपनी के मुनाफे में रही 38% की गिरावट। वहीं रिजल्ट्स के बाद जेएसडब्ल्यू स्टील भी कमजोर। आ जाएंगे एक्सिस बैंक के नतीजे। 51% बढ़ सकता है बैंक का मुनाफा। ब्याज से कमाई में 26% की बढ़त संभव। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी सुधार की उम्मीद। तो चलिए सवाल जवाब का हम लोग सिलसिला शुरू करेंगे और आप हमारे से सवाल भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा। और इस पे जो है अपने सवाल आप हमें भेजते रहिए। एफएनओ है तो एफएनओ जरूर लिखिए, कैश है तो कैश जरूर लिखिए। और आपके आज सवालों के जवाब देंगे सर्वेंद्र श्रीवास्तव जो आज के मेहमान हैं। लेकिन मार्केट पे एक नज़र डालिए। निफ्टी बैंक 437 पॉइंट ऊपर और निफ्टी 120 पॉइंट ऊपर। मिड कैप मात्र 30 पॉइंट ऊपर। तो बैंकों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे तो उसका परिणाम आपके सामने कि एक ज़ोरदार तेज़ी यहाँ पे बैंक शेयर्स की वजह से और रिलायंस की वजह से देखने को मिली है। तो 2-3-4 दिग्गज जिनका वेटेज इंडेक्स में ज़्यादा होता है उन्हीं के दम पे रैली चल रही है, क्योंकि ब्रॉड बेस नहीं है रैली। आप एडवांस डिक्लाइन देखिए, 1500 शेयर बढ़ने वाले हैं तो 1300 शेयर गिरने वाले हैं। इसलिए ये रैली थोड़ी सी लॉपसाइडेड दिख रही है। लेकिन समझते हैं इसको कि अगर आपको निफ्टी में ट्रेड लेना तो क्या करना चाहिए इस वक्त। सर्वेंद्र, स्वागत है आपका। 123 पॉइंट ऊपर है, 18,150 पर निफ्टी खड़ा हुआ है। लॉन्ग बना लें क्या? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, दुविधा जो आपने बोली वो हमारे लिए भी है। जो दिसंबर के लास्ट वीक में जो बाजार गिरा, मतलब वो 18,200 वाला जो रेंज था, 18,200 से 17,800 की एक रेंज बन गई। अब ये तकरीबन मुझे दिख रहा है 5वां हफ्ता चल रहा है। चार हफ्ते कंप्लीट हो गए और इनफैक्ट 5 हफ्ते कंप्लीट हो गए और ये 6वां हफ्ता चल रहा है जो हम 18,200 और 17,800 की रेंज में। तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग तो मार्केट नहीं है, तो फिर आप ट्रेंडिंग साइड का ट्रेड नहीं करोगे। बट यस, अब आप देखेंगे कि भाई एक रेंज में फंसा है। अब जिनको ये रेंज ट्रेड करनी है तो 18,200 के आसपास एक टाइट स्टॉप लॉस से आपको बेचना है तो बाजार बेचिए। नीचे में 17,800 तक जाता है। ये लास्ट 6 हफ्ते का रिकॉर्ड बना हुआ है। तो मेरा मानना यही है कि ट्रेंडिंग या पोजिशनल ट्रेड तो यहाँ नहीं है, बट जिनको रेंज ट्रेड करनी है, वी आर एट द अपर एंड ऑफ द रेंज राइट नाउ। तो जितना आप 18,200 के आसपास आके शॉर्ट कर पाएंगे, स्पॉट के लेवल्स दे रहा हूँ 18,180 18,200 के आसपास जितना आप आके शॉर्ट कर पाएंगे उतना आपका छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 18,266.60 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आपको ये रेंज खेलनी है, केवल और केवल ये रेंज खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो 18,266.60 का स्टॉप लॉस आप बेचेंगे और अमूमन आपका अंदाजा यही रहेगा कि 17,800 17,900 की तरफ बाजार दोबारा फिसलेगा, क्योंकि 6 हफ्ते से वही कर रहा है। ओके, तो रेंज में एक अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि 5वां हफ्ता शुरू हो गया, कितने हफ्ते तक ये चलती है रेंज आमतौर पे? देखिए, रेंजेस चलती हैं, 5-6 हफ्ते तक चलती हैं। रेंजेस फंसी रहती हैं तो वही चलती हैं। और अब जैसे आपने एक बहुत अच्छी चीज पॉइंट आउट की है, जो मैं भी देख रहा हूँ लास्ट 10 दिन से, कि भाई बाजार खुलता ऊपर है। खुलते वक्त ब्रेथ भी बहुत ठीक ठाक रहती है, मतलब 1400-1500 एडवांसेस के सामने 200-400 डिक्लाइन रहते हैं। बट शाम ढलते ढलते तक, 3:30 बजते बजते तक एडवांस डिक्लाइन या तो बराबर हो जाते हैं या डिक्लाइन एडवांसेस से थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो आज भी खुला तकरीबन 1400 1450 बाय अराउंड 600 और अभी देखिए 1100 और 900 हो गया एडवांस डिक्लाइन। तो जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं हो पा रहा है। और आज का दिन तो आप बैंक निफ्टी के नाम पे है, निफ्टी के नाम पे तो उतना नहीं है। आज का जो दिन है वो बैंक निफ्टी के नाम पे है, क्योंकि आज बैंकिंग के जो नंबर्स आए उसके बाद ये गैप अप खुला है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 42,800 का लेवल इंपॉर्टेंट था, उसके ऊपर हम इंट्राडे में ट्रेड हो रहे हैं। तो बैंक निफ्टी आई थिंक लीड करेगा अगर ये ब्रेकआउट होता है तो। बट अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, इसके लिए हम उस ब्रेकआउट को कॉल नहीं कर रहे। हमको लगता है बजट के बाद ही ब्रेकआउट होगा। बजट देख ही ले, आ ही गया सामने जी एकदम। तो जी जी बिल्कुल है ना जी कि बजट में क्या होता है। और बजट के अगले दिन यानी 2 फरवरी को फेड का परिणाम भी हमारे सामने होगा, एक्सपायरी भी होगी और बजट का परिणाम भी होगा। बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा 2 फरवरी का। और 2 फरवरी को गुरुवार है
और सरवेन जी भी पधारे हुए होंगे 10:30 बजे। नहीं, बहुत मुश्किल आगे के डेटा हैवी, जिसको बोलते हैं डेटा हैवी विद बजट विद फैट, बहुत हैवी ये हफ्ता होने वाला है आगे वाला, और बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। बहुत बहुत पूरी इंपॉर्टेंट होगा। यस, पूरी गणित यहीं से चेंज होगी या नहीं चेंज होगी, तो वो देखते हैं। तो खैर अभी 2 फरवरी थोड़े दिन है, लेकिन उससे पहले आपके बहुत सारे सवाल होंगे, उनको हम ले लेते हैं। संतोष नेमला हमारे साथ अमरावती से जुड़ रहे हैं। संतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार नीरज जी। जी नमस्कार सरविन जी। सर मेरे पास आईसीआईसी बैंक के 150 शेयर है। ओके, 343 पे। मुनाफा तो अच्छा खासा है आपका। मन में क्या शंका है फ्री आपके? किए सर, वो भी फ्री किए हुए। वो भी फ्री के हैं? हाँ। तो मन में शंका क्या है, क्या करना क्या चाहते हैं आप? तो क्या करना चाहिए? 960 से नीचे आ गया। सरविंद क्या करना चाहिए? 960 रुपए से नीचे आया है, 880 पे इस समय चल रहा है। नतीजे रिकॉर्ड तोड़ है, मार्जिन हुआ, लेकिन स्टॉक 1% चला है। अब इस तरह के रिकॉर्ड नंबर पे भी स्टॉक 1% चल रहा है, तो मन में तो होता है ना कि क्या करें, मुनाफा अच्छा है। जी नहीं, देखिए तो बिल्कुल इनका केस ही अलग हो गया ना। ये कहते हैं शेयर इनके फ्री के पड़े, तो अब देखिए यहाँ से अगर इस तरह का जब ये मेरे को बोल देते हैं, तो लॉन्ग टर्म तो हम इंडिया पे बहुत बुलिश है। अगर आपको लग रहा है कि भाई इसी साल में एक मीडियम टर्म करेक्शन 1-3-6 महीने का आएगा, बजट के साथ कुछ हो सकता है, तो मे भी हो जाएगा, तो वो सब शंकाओं में फिर आप अपना लॉन्ग टर्म पोजीशन थोड़ा ना बेचेंगे। और आपकी ये फ्री की पोजीशन पड़ी है इंडिया में अगर तेजी है तो बिना आईसीआईसीआई बैंक के तो होगी नहीं। तो मेरे हिसाब से फिर ट्रेड में बने रहे, इसको बिल्कुल छुए नहीं, बच्चों के नाम पे कर दें और पोतों के नाम पे कर दें और शेयर को छोड़ दें। तो भाई रखे रहिए लंबे, आप कोई बेचने की जरूरत नहीं, फ्री के, तो आपको वैसी चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, साल 6 महीने ऊपर नीचे होता रहेगा। अगला सवाल है राजेश का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब से। राजेश बताइए क्या सवाल है आपका। जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास फिनिक्स मिल्स के शेयर हैं 250, तो 1407 में खरीदे थे। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं रखूँ या बेच दूँ? लॉन्ग टर्म मतलब कितने समय तक? 2, 3, 4 टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है? टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 2, 3, 4, 5 साल जितने बोलो आप उतने रखेंगे। सरवेन जी, फिनिक्स मिल्स। नहीं देखिए, यहाँ पे क्योंकि इनका ट्रेड ऐसा है कि ये इनका लाइव ट्रेड है और इसमें इनको पैसे कमाने या गंवाने हैं। मेरे हिसाब से तो अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रहना है तो नेट रिजल्ट मुझे देखना है कि मुझे कहाँ ज्यादा पैसे बन सकते हैं, तो आई थिंक ये मेरे कवरेज में उस तरह का स्टॉक नहीं रहेगा। नो डाउट पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है, बट इससे बहुत बेहतर स्टॉक भी लॉन्ग टर्म में लेने के लिए आपको मौके मिलेंगे नीचे में। मेरे हिसाब से तो जिस तरह के सेटअप मुझे यहाँ क्वार्टरली में दिख रहे हैं, क्वार्टरली मंथली में, तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे मुनाफा बुक कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। यहाँ से इलिक्विड शेयर है, बहुत ज्यादा इसमें आप ट्रेडिंग तो कर नहीं पाएंगे, तो मेरे हिसाब से एक बार निकल जाए। मुझे लगता है कि 1050, 1100 तक ये नीचे में गिर सकता है। ओके, ये गिर सकता है, तो चूंकि लॉन्ग टर्म वाले और ले लेंगे उस समय गिरेगा तो? नहीं सर, बात यही है कि अब ये अगर मेरे को बोलेंगे कोई चीज लॉन्ग टर्म होल्ड करनी है, तो इससे आई थिंक पैसा कमाने के लिए इससे बहुत बेहतर स्टॉक्स नीचे में मिल जाएंगे। जिस तरह की इसमें लिक्विडिटी रहती है और जिस तरह के ट्रेड्स होते हैं, दिन में कभी 30,000 शेयर ट्रेड हुए, कभी 50,000, कभी 1 लाख, तो आई थिंक उनमें आप बहुत ज्यादा पोजीशंस कैसे बनाएंगे? तो मेरे कवरेज में ऑटोमेटिकली वो स्टॉक सारे बाहर निकल जाते हैं जो 2 या 2.5 लाख शेयर से कम दिन में ट्रेड होते हैं, तो उसमें ये फिल्टर में आता ही नहीं है सर। नहीं, अच्छा, इसमें 2 मैं खबरें बता दूं। फंडामेंटली जो 2 ट्रेंड, अभी एक लास्ट फ्राइडे थर्सडे को ही हमने खबर पड़ी थी कि मॉल्स वाली कंपनी, मॉल्स चलाते हैं ना ये, तो ये इस तरह की तमाम कंपनियां, नॉट स्पेसिफिक, ये रेंट बहुत बढ़ा रहे हैं। तो जो बहुत सारे ब्रांड्स हैं उनके बीच में रस्साकसी चल रही है। वो लोग कह रहे हैं कि आप इतना क्यों बढ़ा रहे हैं किराया। मैंने मेट्रो वाले से पूछा, तो बोला हाँ, चूँकि उनको दिख रहा है कि बहुत चल रहे हैं मॉल, तो किराया बढ़ाने की बातें चल रही हैं। ऑक्यूपेंसी ज़बरदस्त है, 95% है। तो एक तो ये खबर। दूसरी खबर ये है कि इनके कई सारे नए मॉल्स ऑनलाइन होने वाले हैं, रोबस्ट डिमांड है, और इनका जो मॉडल है ना मॉल चलाने का, वो बहुत ही सक्सेसफुल है। तो फ्यूचर इनका काफ़ी ब्राइट है, लेकिन एंट्री लेवल अगर आपका गड़बड़ हो गया तो फ्यूचर ब्राइट से भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 2 खबरें हमने आपको इसलिए बता दी कि आप इन्वेस्टर हैं तो आपको जानना चाहिए। अगला सवाल है पुणे से प्रलय का। प्रलय जी बताइए क्या सवाल है। Hi, good morning, CNBC team. So I have a question that I'm holding Motherson. The rate 92.27 and total shares are 1704. So I want to understand the long view for this share. I can hold for more than one year also.
more than 1.5 year maybe. सर्वेंद्र, मदरसन संवर्धन ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी थी यूरोप में. दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सपोजर इन यूरोप कंपनीज. लास्ट वीक आई थिंक सम वन वेरी बिग फंड हैज सोल्ड आउट सम स्टॉक्स इन दिस. क्या करना चाहिए? संवर्धन को लॉन्ग टर्म के लिए रोकना चाहिए क्या? See, I think यहाँ पे if I'll have to point out एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है to point out कि the stock is in a serious correction right now और अभी तक अपने लॉन्गर टर्म एवरेजेस या अपने लॉन्गर टर्म किसी भी मार्कर को ये क्रॉस नहीं कर पाया है. तो आई थिंक उछालों में सेलिंग आती रहेगी यहाँ पे और स्टॉक को रिकवर करके एक बेस बनाने में अभी थोड़ा टाइम है. तो मेरा राय यहाँ रहेगी कि उछालों में निकलने की कोशिश करें. अपने लॉन्गर टर्म एवरेजेस जो इसके तकरीबन 80-81 के आसपास है उनके बहुत ज्यादा ऊपर जाके टिक पाएगा ऐसा अभी फिलहाल लग नहीं रहा है. बट अगर ये लकी है और एक अच्छा बाउंस आया इनके भाव की तरफ तो मेरी राय तो यही रहेगी कि थोड़ा यहाँ पे निकलने की कोशिश करें और कोई और दूसरा बेहतर ऑटो में कोई स्टॉक पकड़ने की कोशिश करें उस करेक्शन में. सो आई थिंक यहाँ से उछालों में निकलने की राय है. Yeah, actually, they have huge exposure in European market, and Europe is under the impression of recession. I'm not saying it's in recession, but under the impression of recession that the demand is really subdued. तो देखिएगा अगर आप इसमें एग्जिट ले सके तो ठीक है, हालांकि आपको नुकसान है भी, अदरवाइज होल्ड फॉर द लॉन्गर टर्म. सर्वेंद्र रुकिएगा जरा, आप एक बोर्डरूम पे बातचीत करते हैं. ईथर इंडस्ट्रीज एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है. थर्ड क्वार्टर के नतीजे और कंपनी का मुनाफा 38% बढ़ा है. आमदनी करीब 10.5% की ग्रोथ दिखा रही है. मार्जिन इंप्रूव हुए हैं. तो ये सब कैसे हो पाया, क्यों हुआ, इस पे बातचीत करें. कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर डॉक्टर अमन देसाई जी हमारे साथ हैं. डॉक्टर अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. और इतने टफ टाइम में जब पूरी दुनिया में लोग बड़े परेशान हैं, आपने बहुत अच्छे नंबर दिए. क्या ट्रिगर्स थे? नीरज जी, गुड मॉर्निंग. थैंक यू मेरे को ये शो में इनवाइट करने के लिए. यस, हमने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए ये क्वार्टर में, पर ये हम लास्ट 2 क्वार्टर से बोलते आ रहे हैं कि जो फार्मास्यूटिकल सॉफ्टनिंग था ग्लोबल मार्केट में वो ये क्वार्टर में करेक्शंस हो रहे हैं, बैक टू नॉर्मल आ रहा है. हमारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं ये क्वार्टर में जो कि हम इंडिया में पहली बार बना रहे हैं, फार्मास्यूटिकल एडवांस इंटरमीडिएट्स. हमारा जो क्रैम्स बिजनेस मॉडल है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है और उसमें काफ़ी सारी इंक्वायरीज एक्चुअल ट्रांसलेट हो रही है बिजनेस रेवेन्यूज में. तो काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो अभी स्लोली असेंबल हो रहे हैं, हमारे ग्रोथ को पोस्ट करने में मदद कर रहे हैं. डॉक्टर देसाई, जहां एक तरफ लोग परेशान हैं कि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, एक्चुअल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, वहाँ बड़े लोग परेशान थे, लेकिन आपने कैसे इसको मैनेज किया और मार्जिन इंटैक्ट रखा, ये कमेंडेबल है. तो क्या कमाल कैसे हुआ ये? इनपुट कॉस्ट को क्या आपने पूरा पास ऑन कर दिया? थैंक यू नीरज जी, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स. हमारा जो इनपुट कॉस्ट है और रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो एक्चुअली एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर काफ़ी स्टेबल हो रहे हैं. और हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो स्पेशलिटी केमिकल्स और एडवांस इंटरमीडिएट्स है, तो इसमें इतना सारा प्राइस फ्लक्चुएशन और वेरिएशन नहीं आया है हिस्टोरिकली लास्ट 2 साल में, और ये साल में भी नहीं आया है. और हमने जो क्या किया है कि जो एडवांस और स्पेशलिटी केमिकल्स है तो इसमें मोस्टली हम इनपुट कॉस्ट पास ऑन कर सकते हैं हमारे कस्टमर्स को, बिकॉज हम इंडिया में अकेले मैन्युफैक्चरर है ये सब प्रोडक्ट्स के, और कोई इंडिया में बनाता नहीं है हमारा प्रोडक्ट्स. तो ये प्रोडक्ट्स हमारे कस्टमर्स के लिए इंडियन सप्लाई चेन के हिसाब से बहुत ही स्ट्रैटेजिक होते हैं. तो हमारी जो परेशानी होती है वो यूजुअली वो समझते हैं और हम ट्रांसफर कर सकते हैं ये इनपुट कॉस्ट को फॉर द मोस्ट पार्ट. जो यूटिलिटी कॉस्ट है, एनर्जी कॉस्ट है, वो पास नहीं कर सकते हैं, बट मोस्टली रॉ मटेरियल कॉस्ट हम पास कर सकते हैं. अच्छा, क्या आपने लास्ट क्वार्टर में कुछ नए क्लाइंट्स भी जोड़े हैं क्या? हाँ, हमने अप्रॉक्सीमेट 10 क्लाइंट जोड़े हैं, 7 लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल में और 3 कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग सर्विस बिजनेस मॉडल में ग्लोबली. जो हमारा ये कंसिस्टेंट एडिशंस होते रहते हैं हमारे कस्टमर्स में, एंड स्पेशली ये क्रैम्स के जो नए कस्टमर्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये इनोवेटर्स है ग्लोबल मल्टीनेशनल कस्टमर्स के, जो आगे जाके नेक्स्ट 3-4 साल में बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करेंगे हमको, जो हम आज से तैयारी कर रहे हैं. और ये जो नए क्लाइंट, इनकी ज्योग्राफी क्या है डोमेस्टिक के अलावा? यूएस, यूरोप मोस्टली, ये 2 ज्योग्राफी हमारे काफ़ी प्रेडोमिनेंट है, एंड जापान भी है और सऊदी अरेबिया भी है, बट यूरोप एंड यूएसए जो मेन ज्योग्राफीज है हमारे कस्टमर्स की. ओके, तो ये कमेंडेबल है कि एक टफ चैलेंजिंग टाइम में, लेकिन कंपनी की जो यूनिकनेस है, जो जिस तरीके से वेल पोजीशन्ड है, तो इसीलिए आप ऐसे बेहतरीन नतीजे देख रहे हैं. सर, यहाँ से आगे के, डॉक्टर देसाई, यहाँ से आगे के लिए आपको क्या
मेजर ट्रिगर दिखता है? एक्सपेंशन जो आप कर रहे हैं उसकी वजह से या कोई और ट्रिगर है आपके लिए? यस नीरज जी, हम काफ़ी एक्सपांशंस कर रहे हैं और ये एक्सपांशंस और कैपेक्स एक्चुअल डिमांड के हिसाब से कर रहे हैं और कस्टमर इंक्वायरीज के हिसाब से कर रहे हैं। हम आज की तारीख में हम 3 न्यू ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग साइट्स की प्लानिंग कर रहे हैं। एक जो हमने एक्चुअली लास्ट 2 हफ्ते में चालू किया है और उसमें हम 5 नए एडवांस इंटरमीडिएट फार्मास्यूटिकल्स के लॉन्च कर रहे हैं। हम 2 और मैन्युफैक्चरिंग साइट्स का प्लानिंग चालू है हमारा स्ट्रॉन्ग तरीके से, और ये सब डिमांड के और कस्टमर इंक्वायरीज के बैकिंग से हम कर रहे हैं। तो उसमें आगे जाके जो ग्रोथ दिखेगा हमारे कंपनी में वो प्राइमरीली ये नए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से दिखेगा, और जो हमारा क्रैम्स बिजनेस मॉडल है जहाँ पे हम इनोवेटर कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से पार्टनरशिप करते हैं उनके रिसर्च में, उनके पाइपलाइन में, उनके लॉन्च मॉलिक्यूल्स में, वो सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखा आगे जाके हमको। डॉक्टर साहब इसमें तो बहुत पैसा खर्च होगा, आई मीन कैपेक्स है, पर हमारा हिस्टोरिकल एसेट टर्नओवर रेशियो 2 रहा है, वो जो सिग्निफिकेंटली अच्छा है आई थिंक एज कंपेयर टू एवरेज स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री इंडिया में। कैपेक्स होगा, पर वो कैपेक्स हम बैकिंग है हमारा एक्चुअल डिमांड, एक्चुअल इंक्वायरीज, एक्चुअल इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर्स। तो काफी स्ट्रॉन्ग बैकिंग है जो कैपेक्स करने वाले हैं हम, और हम रीजनेबली और प्रैग्मेटिकली आगे बढ़ते हैं हम। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस गुड रिजल्ट्स के लिए। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि रिसेंट आईपीओज में इट इज़ वन ऑफ द गुड कंपनी जिसने ना अपने प्राइस को मेंटेन रखा है बल्कि इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड भी किया। आप 52 वीक हाई के बिल्कुल करीब है, ये 2-4%, 5% हो सकता है नीचे हो। तो फैंटास्टिक कंपनी, अच्छा बिजनेस, और मेरे कहने पर जाइए, रिजल्ट्स देखिए, बिल्कुल प्रूव करते हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच नीरज जी, थैंक यू वेरी मच। सर्वेंद्र, ईथर इंडस्ट्रीज छोटा चार्ट होगा लेकिन कुछ दिख रहा है इसमें आपको क्या? सर्वेंद्र अनम्यूट करिए अपने को। जी, यहाँ पे माफी चाहूंगा, यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम आया हुआ है और डेफिनेटली चार्ट्स तो बहुत छोटे हैं। सो ओवर द नेक्स्ट 10-15 डेज का व्यू लेते हैं तो आई थिंक यहाँ पे आपको ऊपर में 1030, 1040 तक के टारगेट्स पॉसिबली आते हुए दिखेंगे। नीचे में आपको 915 के नीचे अगर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, अच्छा एक सवाल लेते हैं फटाफट। दिल्ली से गोपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? सर मेरे पास सीजी पावर है 800 एट द रेट ऑफ 23। हाँ, तो अब क्या करना है क्या सर? तो आप मतलब कितने गुना हो गया? 10-15 गुना कैलकुलेट नहीं किया सर। अरे पार्टी दीजिए सर, आप कैलकुलेट क्या करना? 15 गुना पैसा बना के बैठे हैं आप। बताइए क्या करना है, क्या मदद करूँ आपकी इसमें? सर एक्चुअली मेरे पास 800 थे, 400 तो मैंने 200 पे बुक कर लिया कुछ प्रॉपर्टी के सिलसिले में। तो अभी 400 बचे हैं ना आपके पास? 400 बचे हैं, वो मैंने छोड़ दिए बच्चों के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, 8-10-20 साल के लिए। ओके, तो भाई अभी नंबर ऑफ शेयर्स 400 कर दीजिए। सर्वेंद्र जी बहुत बढ़िया कमाई कर ली इन्होंने। 23 में खरीदा था, 305 चल रहा है और 400 बेच के प्रॉपर्टी में भी लगा लिया। अब बताओ क्या करें? नहीं, जवाब तो इन्होंने खुद ही दे लिया है। आई थिंक शेयर के टोटली फ्री हो गए, बच्चों के नाम पे छोड़ दें, और जब तक ये बुल मार्केट चल रहा है चलने दें। फिर कहीं आगे जब लगे कि खतरा कि हाँ भाई कहीं कंपनी स्पेसिफिक कुछ अगर कोई इशू आए और कुछ लगे कि भाई व्यू लेना है तो दोबारा व्यू लें, बट फिलहाल तो चल रहा है, मोमेंटम में चलने दें, और फ्री के शेयर पड़े हैं तो पड़े रहने दें। बिल्कुल नहीं, एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा गोपाल जी ने ये जो कहा ना कि जब प्रॉफिट हो थोड़ा बेच के उन्होंने अपना ज़रूरी काम किया। कागज पे पैसा बनाने का क्या मतलब है? बधाई हो गोपाल जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अच्छा ट्रेड। थैंक यू सर, आई एम बिग फैन ऑफ योर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप इसको होल्ड करिए, बच्चों के लिए बढ़िया है अपने। एक क्विक सवाल ले लें सर। दिलप्रीत कौर जी हैं, LNT माइंट्री, LTI माइंट्री, क्या करना चाहिए इसमें? आई थिंक 4,000 वाला शेयर है, और करेक्शन मैंने वही बोला, आईटी स्पेस में जो है करेक्शन मल्टी क्वार्टर यहाँ पे मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इनकी पिटाई होगी, और ये सेक्टर डेफिनेटली आउट परफॉर्मिंग लिस्ट का सेक्टर है। मतलब अगर बाजार से ज्यादा परफॉर्म करेगा, गिरेगा भी कम और चलते हुए बाजार में चलेगा भी ज्यादा। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, और मुझे लगता है कि ऊपर में इमीडिएट में देखूँ तो 4450 के टारगेट्स मुझे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखते हैं, और किसी के पास ट्रेड है तो बने रहना चाहिए। अच्छा, 2 सवाल है, बहुत छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। इन्फोसिस की 1540 की कॉल फरवरी एक्सपायरी की, और SBI की 600 वाली कॉल फरवरी एक्सपायरी की, निफ्टी 18,200 की कॉल 2 फरवरी वाली, क्या करें? नहीं देखिए, इन्फी वाले में तो खड़े रहे मेरे हिसाब से।
इन्फीएलए में अगर फरवरी की कॉल है तो आई थिंक स्टॉप लॉस लगा के जहां उनको कंफर्टेबल हो वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहे। सेम गोज फॉर एसबीआई ऑल्सो, तो आई थिंक ये दोनों कॉलों में तो खड़े रहे। और थर्ड वाला आपने कौन सा बोला सर? निफ्टी 18,200, एक्सपायरी 2 फरवरी। थर्ड वाला आपने कौन सा बोला? थर्ड 3 कॉल है ना इनके पास? निफ्टी 18,200। निफ्टी 18,200 सर अभी तो ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जितना 18,200 के आसपास अगर प्रॉफिट बुक कर सके तो थोड़ा बुक करना चाहिए। जब तक क्लियर कट 18,250 18,266 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता स्पॉट में, तब तक आई थिंक और पैसे नहीं बनेंगे। तो 18,200 के आसपास प्रॉफिट बुक कर ले। ओके, तो ये राय है इन सारे स्टॉक्स और इंडेक्स पे। सरवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए दर्शकों की हमारे। और स्टॉक मार्केट का इस समय हाल जो है, निफ्टी वही रेंज में है, मिड कैप थोड़ा सा 10 पॉइंट ऊपर गया, 40 पॉइंट ऊपर, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी नहीं है। ये सब बड़े वाले स्टॉक्स की, रिजल्ट वाले स्टॉक्स की तेज़ी है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद होगा खिलाड़ी नंबर 1।